हम आ जाते हैं इवेल्युएशन सिलेक्टेड की सप्लायर की तरफ। एक तरीका जो अब तक कन्वेंशनल तरीका था वो ये था कि हम अपने सप्लायर को जो है उसकी कॉस्ट के हिसाब से उसको इवेल्युएट करते हैं। हम अपने मुख्तलिफ सप्लायर को एक प्रोडक्ट का सैंपल देते हैं या स्पेसिफिकेशन देते हैं और उसके बाद उनसे हम उसकी प्राइस मांगते हैं। तो जो सबसे सस्ता होता है उसके साथ हम काम करते हैं। लेकिन अब ऐसा नहीं होता। तो जो बड़ी कंपनीज हैं, बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, जो सप्लाई चेन के मास्टर्स हैं, जो इनोवेशन दे रहे हैं सप्लाई चेन के अंदर, लाइक वॉलमार्ट या टोयोटा, ये सस्ते सप्लायर नहीं ढूंढते। ये प्रोडक्ट को पहले किसी कस्टमर, किसी सप्लायर से, किसी वेंडर को प्रोडक्ट भेज के या उसका सैंपल या स्पेसिफिकेशन भेज के उसकी प्राइस नहीं लेते, क्योंकि उसकी प्राइस तो कम से कम वो देगा ना। लेकिन वो ये नहीं देखते, बल्कि वो ये देखते हैं कि ये सप्लायर है कैसा, इसकी कैपेबिलिटीज क्या हैं, क्या ये जब हम इसके साथ बिजनेस बड़ा करेंगे तो ये हमें देगा, इसकी जो वर्कफोर्स है वो कैसी है, इसकी मैनेजमेंट कैसी है, इसकी मशीनरी कैसी है, इसकी रिलायबिलिटी है कि नहीं है, क्वालिटी पे और क्वांटिटी के ऊपर और टाइम के ऊपर, ये हमें वक्त पे सही चीज दे सकेगा या नहीं दे सकेगा। 2 पैसे बचाने के बजाय वो इसको असेस करते हैं और उसके बाद फिर वो देते हैं। अगर उसके पास ISO 9000 की भी सर्टिफिकेशन है तब भी वो देते हैं। तो वॉलमार्ट क्या करता है, इस तरह से सेलेक्ट करता है। पाकिस्तानी बहुत सारी कंपनीज वॉलमार्ट को प्रोडक्ट अपनी एक्सपोर्ट करती हैं। वो उनके प्रोजेक्ट को पहले इवेलुएट करता है, उसके बाद फिर ऑन एंड ऑफ उसके प्रोजेक्ट को जो है वो ऑडिट करता है। वो देख लेता है कि शुरू में कितने महीनों के बाद करना है, फिर 6 महीने बाद करना है, साल बाद करना है, 2 साल बाद करना है। तो वो सबसे ज्यादा जो उसके ऊपर रिलाई करता है वो उसकी क्वालिटी पे रिलाई करता है, उसकी प्रोडक्ट की क्वालिटी पे रिलाई करता है, और उसकी जो लीड टाइम लेने की और उसकी जो क्वांटिटी प्रोवाइड करने की कैपेसिटी है वो उसको इवेलुएट करता है इसको। ठीक है ना। सो अब हम इसको एक दफा पढ़ भी लेते हैं। व्हेन इवेलुएटिंग सप्लायर्स टू बी यूज्ड in a strategic partnering, purchase cost become relatively less important. Purchase cost की importance कम हो जाती है जब हम इसके ऊपर आते हैं, strategic supply chain की तरफ आते हैं। तो key supplier selection is conducted by a cross-functional team selection. हमारी जो टीम है, मुख्तलिफ लोगों की, जो मुख्तलिफ मैनेजर्स हैं, चाहे वो प्रोडक्शन का है, मेंटेनेंस का है, फाइनेंशियल का है, मार्केटिंग का है, वो सब मिलके सिलेक्ट करते हैं। और उसके बाद फिर इसके अंदर हम परचेजिंग स्टाफ भी हमारा इसमें इसमें इन्वॉल्व होता है। देन प्राइमरी यूजर्स, प्रोडक्ट डिजाइनर्स एंड मैन्युफैक्चरिंग पर्सोनल पार्टिसिपेट। यानी बहुत सारे लोग जो हैं इसके अंदर पार्टिसिपेट करते हैं इस डिसीजन में कि इसके साथ हम इस पार्टी के साथ, इस वेंडर के साथ काम करें या ना करें। उसकी परफॉर्मेंस को, उसको फ्यूचर की परफॉर्मेंस को, उसको इवेल्युएट करते हैं और उसके बाद फिर उसके साथ काम करते हैं। हर एक के साथ काम नहीं करते। तो कॉस्ट जो है वो रिलेटिवली कम इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो लॉन्ग टर्म जो है उसको वो देखा जाता है कि लॉन्ग टर्म एसोसिएशन, लॉन्ग टर्म हमारी पार्टनरशिप रहेगी कि नहीं रहेगी। यही सक्सेस है वॉलमार्ट की। उसके बाद फिर इसके अंदर जो है सप्लायर की जो सर्टिफिकेशन है, इसके अंदर जैसे ISO 9000 वगैरह या इसी टाइप की और दूसरी, तो वो इसको इंपॉर्टेंस नहीं देते। वो अपनी सर्टिफिकेशन करता है, वॉलमार्ट अपनी सर्टिफिकेशन करता है। पाकिस्तानी जितनी फैक्ट्रियों के साथ वो काम कर रहा है, जितनी लोगों की प्रोडक्ट को इंपोर्ट कर रहा है, चाहे वो स्पोर्ट्स गुड्स हो, चाहे वो हमारी गारमेंट्स हो, या हमारी जो होम फर्निश यानी बेडशीट्स वगैरह जो है, इस सब को जो है वो उन्हीं लोगों के साथ काम करता है जिनको वो एसेस कर लेता है कि ये लॉन्ग टर्म हमारे साथ चल जाएगी। कॉस्ट बेसिस के ऊपर उनको प्रिफर नहीं करता। सो साइट ऑडिट फील जरूरी होता है। क्रॉस फंक्शनल टीम जो है वो उसको आइडेंटिफाई करती है, सप्लायर्स प्रोसेस कैपेबिलिटीज को, मटेरियल्स एंड मेथड्स मॉनिटर, बेसलाइन मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस, इसको जो है वो क्रॉस फंक्शनल टीम जो है वो करती है। तो पाकिस्तान के अंदर वॉलमार्ट्स के एजेंट्स हैं जिनसे वो अपनी जो भी प्रोस्पेक्टिव वेंडर है उनको ऑडिट कराता है। फिर जिनके साथ वो काम करता है कंटिन्यूअसली उनका ऑडिट कराता रहता है। बहुत सारी पाकिस्तान के अंदर जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं वॉलमार्ट्स को अरबों रुपए का जो है एक्सपोर्ट करती हैं।
तो वो उसको देखता है, उसको कंटिन्यूअसली उसको मॉनिटर करता है। अब इसके अंदर फिर हमारे पास जो है एक आउटसोर्सिंग भी एक इशू आता है। इसके अंदर हम आउटसोर्सिंग पे भी रिलाई करते हैं। इसके अंदर स्ट्रेटेजिक सप्लाई चेन के अंदर हम ये करते हैं कि जो हमारी कोर फील्ड है, जो हमारी कोर एक्सपर्टीज है, अगर हमारी मैन्युफैक्चरिंग है तो हम डिस्ट्रीब्यूशन नहीं करेंगे, अगर हमारी डिस्ट्रीब्यूशन है तो हम मैन्युफैक्चरिंग नहीं करेंगे। तो जो हमारी कोर एक्सपर्टीज है, जो हमारी मेन एक्सपर्टीज है, हम वो काम करेंगे, बाकी काम हम दूसरों से कराएंगे। क्या चीजें इसमें शामिल है? कंसंट्रेट ऑन कोर कैपेबिलिटीज, हमारी जो एक्सपर्टीज है हम उसी पे करेंगे। इससे फिर क्या होगा, हमारा स्टाफ कम हो जाएगा। फिर एक्सीलरेट री इंजीनियरिंग एफर्ट, हम री इंजीनियर कर सकेंगे ना अपने प्रोसेस को, अपने प्रोडक्ट को, अपने प्रोजेक्ट को हम री इंजीनियर कर सकेंगे कि आज अगर हम ये चीज बनाते तो कैसा होगा। हमारा प्लांट हो सकता है 20 साल 30 साल पुराना है, अगर आज हम ये काम करते तो किस तरह से करते, विद द हेल्प ऑफ IT हम उसके अंदर री इंजीनियरिंग करते हैं कि हम आज अगर ये काम करते देन इट रिड्यूसेस मैनेजमेंट प्रॉब्लम्स, मैनेजमेंट के प्रॉब्लम्स ही कम आ जाएंगे। आपके बायर के साथ, आपके जो बायर के साथ फ्रिक्शन कम होगी, आपके वेंडर के साथ फ्रिक्शन कम होगी, क्योंकि आपकी इनके साथ पार्टनरशिप हो गई। देन इंप्रूव मैन्युफैक्चरिंग फ्लेक्सिबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ जाएगी। आप जो प्रोडक्ट बनानी चाहें, जितनी क्वांटिटी बनानी चाहे, कम करनी चाहे, बढ़ानी चाहे, तो आप आसानी से कर सकते हैं इसके अंदर। लेकिन इसके साथ कुछ चीजें ऐसी हैं कि जिसको हमें कंसीडर करना होगा जब हम आउटसोर्स करेंगे। उसके अंदर क्या है, एक तो लॉस ऑफ कंट्रोल का खतरा होता है, तो हमें कंटिन्यूअसली इसको फिजिकली मॉनिटर कराना होगा। ये ना हो कि हमारा वेंडर कह रहा हो कि जी, या जो हम जिसको हमने आउटसोर्स किया वो कह रहा हो हाँ जी आप ही की प्रोडक्ट के ऊपर आप ही की लॉट पे काम चल रहा है और वो काम ना कर रहा हो, आपकी कंसाइनमेंट पे काम ना हो रहा है। तो इसलिए आपको फिजिकली वहां विजिट करना पड़ेगा जहां आपका कंटिन्यूअस काम चलता है। बाज दफा तो वहां विजिट किए जाते हैं और बाज दफा कंटिन्यूअसली सुबह से शाम तक वहां पर अपना एक एम्प्लॉय छोड़ा जाता है, अपना एक रिप्रेजेंटेटिव छोड़ा जाता है जो आपकी प्रोडक्ट को फॉलो करता है। उसके अंदर कंट्रोल आपका खत्म नहीं होता, चाहे वो क्वालिटी हो, चाहे क्वांटिटी हो, चाहे लीड टाइम हो, उस पर आपका कंट्रोल खत्म नहीं होता। इंक्रीज नीड फॉर सप्लायर मैनेजमेंट, इसके अंदर आपको सप्लायर से रिलेशंस जो है ना वो बेहतर करने की जरूरत पड़ती है, आपको सप्लायर मैनेजमेंट की जरूरत पड़ती है। देन इंक्रीज रिलायंस ऑन द सप्लायर, आपका उसके ऊपर जो रिलायंस है, उसकी डिपेंडेबिलिटी जो है आपकी, वो आपकी उसके ऊपर बढ़ जाती है सप्लायर को। अब उसके अंदर क्या है कि कुछ चीजों में हम अर्ली सप्लायर इन्वॉल्वमेंट करते हैं। हमारा सप्लायर जो है वो अर्ली स्टेज पे जब हम प्लानिंग करते हैं, जब हम रिसर्च एंड डेवलपमेंट करते हैं किसी भी प्रोडक्ट की, किसी भी प्रोसेस की, तो हमारा सप्लायर जो उससे रिलेटेड होता है वो उसमें शुरू में ही इन्वॉल्व हो जाता है और शुरू में ही हमें अपनी जो एक्सपीरियंस है और एक्सपर्टीज है उससे हमें गाइड करता रहता है। सो early supplier involvement, ESI, is perhaps one of the most effective supply chain interactive techniques. Under ESI, key suppliers become more involved in the internal operations of the firm. Internal operation में वो involve होते हैं, physically हमारे साथ बैठते हैं, हमारे प्लांट में आते हैं, हमारे प्लांट में ठहरते हैं, वो उसको particularly with respect to new product and process. नया जो प्रोडक्ट हम डेवलप कर रहे हैं या नया प्रोसेस, हम प्रोसेस में कुछ चेंजेस कर रहे हैं, प्रोसेस की इंप्रूवमेंट कर रहे हैं, तो उसके अंदर वो हमारा वेंडर इन्वॉल्व होता है और वो हमें गाइड करता है कि इससे फायदा होगा या नहीं होगा। तो वो इसके अंदर क्वालिटी, क्वांटिटी, टाइमिंग्स, परफॉर्मेंस, हर चीज को वो उसके अंदर अपनी एक्सपर्टीज हमें देता है और उसके हिसाब से वो हमारा काम करता है। चाहे वो हमारा वेंडर जो है वो पैकिंग मटेरियल का हो, चाहे वो किसी हमारे पैकेजेस से रिलेटेड हो या हमारी किसी रॉ मटेरियल से रिलेटेड हो, किसी से भी हो तो वो होगा। So, and process design concurrent engineering and design for manufacturability techniques, हम उसको जो करंट हमारी जो नीड है उसके हिसाब से, चाहे वो इंजीनियरिंग की है या डिजाइन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, हम हर टेक्निक के अंदर उसको अपने सप्लायर को
इन्वॉल्व करते हैं इसके अंदर। सो वैल्यू इंजीनियरिंग एक्टिविटीज हेल्प द फर्म टू रिड्यूस कॉस्ट। अब ये जो वैल्यू इंजीनियरिंग टेक्निक है कि हम अपने कस्टमर को फोकस करते हुए अपनी प्रोडक्ट के अंदर बेहतर करते चले जाएं, उसकी यूटिलिटी और उसका फायदा अपने कस्टमर को ज्यादा से ज्यादा पहुंचाते चले जाएं, चाहे वो क्वालिटी के हिसाब से हो, चाहे वो टाइम के हिसाब से हो, चाहे वो परफॉर्मेंस के हिसाब से हो, चाहे वो कॉस्ट के हिसाब से हो। तो हम इसके अंदर उसको इन्वॉल्व करते हैं अपने वेंडर को। सो रिड्यूस कॉस्ट, इंप्रूव क्वालिटी एंड रिड्यूस प्रोडक्ट डेवलपमेंट टाइम, यानी क्वालिटी, क्वांटिटी, कॉस्ट और उसके बाद जो लीड टाइम है, हर चीज का हम उसको फायदा कर देते हैं। और जितना जल्दी आप एक प्रोडक्ट को डेवलप कर लेते हैं, एक प्रोसेस को डेवलप कर लेते हैं, आप अपनी मार्केटिंग में बताते हैं कि मेरा ये जो प्रोडक्ट है ये इस प्रोसेस से गुजरा हुआ है, इसमें ये प्रोसेस है शामिल जो किसी और के पास नहीं है। तो आपने इनोवेटिव काम किया ना, अब आपको एक प्राइस मार्जिन मिलेगा। उस वक्त तक आपको ये प्राइस मार्जिन मिलता चला जाएगा जब तक दूसरे लोग इसको जो है वो उसको कॉपी ना कर लें। तो जब वो कॉपी कर लेते हैं तो उस वक्त हम क्या करते हैं, हम उससे पहले अपना एक बी प्लान तैयार रखते हैं, ताकि जब हमारे कस्टमर इस प्रोसेस की कॉपी कर लें और वो भी मार्केटिंग करने में कहें कि जी ये प्रोडक्ट के अंदर हमारा भी ये प्रोसेस है तो आपकी प्राइस कम हो जाएगी, तो उससे पहले किसी और प्रोसेस के लिए आप प्लान कर लें, या किसी और प्रोडक्ट के लिए, किसी और उसके मार्केटिंग के एडवर्टाइजमेंट के लिए आप प्लान कर लें, ताकि आपका बी प्लान हमेशा तैयार हो। जैसे ही आपको आपके कंपटीटर जो हैं कॉपी करें, आप कोई नई चीज दे दें। उसके बाद फिर हम सप्लायर मैनेजमेंट एंड अलायंस डेवलपमेंट की बात करते हैं। ये जो है इंक्रीजिंग अ की और स्ट्रेटेजिक सप्लायर्स कैपेबिलिटीज, ये इसकी स्ट्रेटेजिक अपने हमारे जो सप्लायर्स हैं उनकी कैपेबिलिटीज को बढ़ाता है। ये अलायंस हम इसलिए करते हैं, उसके साथ जो पार्टनरशिप कर रहे हैं हम अपने वेंडर के साथ, उसके लिए करते हैं। अलायंस बना लेते हैं, हम उसके साथ पार्टनरशिप करते हैं। पार्टनरशिप के अंदर क्या होता है, फिर प्राइस ऑटोमेटिकली कम होती चले जाती है और हमारे रिलेशंस इंप्रूव होते चले जाते हैं, और उसको भी पता होता है कि इनके साथ काम करने में लॉन्ग रन बेनिफिट है। तो इनकी प्रोडक्ट अगर सस्ती बिकेगी, मैं प्राइस कम चार्ज करूंगा तो इनकी प्रोडक्ट की कॉस्ट कम हो जाएगी। जब प्रोडक्ट की कॉस्ट कम हो जाएगी तो मार्केट में कम प्राइस पे बेचेंगे। मार्केट में कम प्राइस पे बेचने से क्या होगा, इनकी सेल भी बढ़ेगी और ये मुस्तकिल कंपटीटिव पोजीशन में रहेंगे, और उससे मुझे क्या होगा कि मेरा भी काम बेहतर होता चला जाएगा, इंप्रूव करता चला जाएगा, मेरी सेल्स बढ़ती जाएगी। सो सप्लायर alliances result in better market penetration, access to new technology। पेनिट्रेशन मार्केट में बेहतर होगा क्योंकि प्राइस हमारी कम हो गई, हम नई टेक्नोलॉजीज और नई नॉलेज की तरफ जा सकते हैं। जब मार्जिन बढ़ता है तो फिर क्या होता है कि जो फर्स्ट मूवर होते हैं या और फास्ट मूवर होते हैं, वो क्या करते हैं, उनके पास एक स्पेस आ जाती है, उनके पास इंप्रूवमेंट की स्पेस आ जाती है। वो अपने प्रोडक्ट को इंप्रूव कर सकते हैं, अपने प्रोसेस को इंप्रूव कर सकते हैं, अपने प्रोजेक्ट को इंप्रूव कर सकते हैं, हर चीज को अपडेट कर सकते हैं और नई टेक्नोलॉजीज ला सकते हैं उसके अंदर। So and higher return on investment than competitors with no such strategic alliance। जिनका strategic alliance नहीं है अपने वेंडर के साथ, उनसे आपको competitive advantage मिलता है और आप उनसे बेहतर देते हो, प्रोडक्ट देते हो, बेहतर प्राइस पे देते हो। Alliance development will eventually even extend to a firm's second tier supply। यानी आपने अपने सप्लायर के साथ पार्टनरशिप की, अपने वेंडर के साथ पार्टनरशिप की, वो जिससे मटेरियल ले रहा है वो उसके साथ पार्टनरशिप करेगा। उसे पता है कि इसके अंदर बेनिफिट है, उसको जब बेनिफिट नजर आएंगे तो वो अपने सप्लायर्स के साथ भी पार्टनरशिप करेगा। तो सप्लायर के सप्लायर की भी पार्टनरशिप हो जाएगी और इन अ वे इनडायरेक्टली वो आपका भी पार्टनर हो जाएगा सेकंड टियर का। एज द फर्म्स की सप्लायर्स बिगन टू फॉर्म देयर ओन अलायंसेस, वो अपने अलायंसेस बनाएंगे तो उनको भी फायदा होगा और उसका फायदा आपको भी होगा। देन मैनेजिंग एंड डेवलपिंग सेकंड टियर सप्लायर रिलेशनशिप। हम सेकंड टियर के सप्लायर के साथ किस तरह से रिलेशनशिप बढ़ाते हैं। अब इसके अंदर हम सेकंड टियर
थर्ड टीयर जो भी है, सप्लायर का सप्लायर है, उसका भी अगर कोई सप्लायर है, तो सबके साथ हम रिलेशनशिप इम्प्रूव करते हैं और उसके साथ हम पार्टनरशिप करते हैं, जिससे हम सबको फायदा होता है। सो सक्सेसफुल अलायंस डेवलपमेंट कैन इनडायरेक्टली क्रिएट सक्सेसफुल हाई परफॉर्मेंस सेकेंड टीयर एंड थर्ड टीयर रिलेशनशिप। जब हमारी ये सक्सेसफुल हाई परफॉर्मिंग जो टीम बनेगी, तो इसमें सेकेंड टीयर भी शामिल होगा और थर्ड टीयर भी शामिल होगा इसके अंदर। ऑर्गेनाइजेशंस में रिक्वायर डायरेक्ट सप्लायर्स to organize goods and services from specific suppliers and under specific conditions। वो डायरेक्ट सप्लायर के साथ चीजों के लिए और गुड्स और सर्विसेज के लिए उनके साथ रिलेशन बनाएगा, जिससे हमें फायदा होगा। दे कैन ऑल्सो वर्क डायरेक्टली विद सप्लायर अलायंस पार्टनर्स इन सॉल्विंग सेकेंडरी सप्लायर्स प्रॉब्लम, यानी वो जिससे खरीद रहा है उसके भी रिलेशन से उसको भी इंप्रूव कर रहा है। वो अपने आप को इंप्रूव नहीं कर रहा, बल्कि उसका जो सप्लायर है उसके प्रॉब्लम को भी इंप्रूव कर रहा है, बेहतर कर रहा है, सॉल्व कर रहा है। डिजाइनिंग सप्लायर सिलेक्शन एंड सर्टिफिकेशन प्रोग्राम, वो भी जिस तरह से हमने उसे सिलेक्ट किया है अपने वेंडर को, इसी तरह से वो भी अपने सप्लायर्स को सिलेक्ट करता है। तो सप्लायर का सप्लायर जो है वो भी उसी पैरामीटर पे क्वांटिटी, क्वालिटी और टाइम के हिसाब से, कॉस्ट के हिसाब से वो भी इंप्रूव होता चला जाता है। तो उसका बेनिफिट क्या होगा? जब सप्लायर जो है उसको सही चीज वक्त के ऊपर दे रहा है, सही प्राइस पे दे रहा है, सही क्वालिटी की दे रहा है, तो आपकी प्रोडक्ट अच्छी बनेगी, आपकी प्रोडक्ट भी सही बनेगी, आपकी प्रोडक्ट भी कॉस्ट इफेक्टिव होगी, आपकी प्रोडक्ट भी क्वालिटी वाइज बेहतर होगी और आपका जो लीड टाइम है वो कम से कम होगा। आपको जब चेंज करना होगा अपनी प्रोडक्ट के अंदर, कोई भी तब्दीली लानी होगी, तो वो आप कम टाइम में ले आओगे। अब उसके बाद फिर हम इसके अंदर देखते हैं कि सक्सेसफुल स्ट्रेटेजिक अलायंस प्रोग्राम किस तरह से होता है। पहली चीज है डिटरमिन द की स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स एंड ऑर्गेनाइज अराउंड देम। सबसे पहले हम देखें कि हमारे की पार्टनर्स कौन कौन से हैं, जिनसे हम मेजर चीजें लेते हैं, जिसकी वजह से हम काम नहीं कर सकते, या जो अगर खराब हो जाए तो हमारी प्रोडक्ट का जो इंप्रेशन है वो खराब हो जाएगा। तो सबसे पहले हम उनको सिलेक्ट करते हैं। सो पार्टनर्स आर बेस्ड ऑन बिजनेस यूनिट्स के हिसाब से, ज्योग्राफिक एरियाज के हिसाब से, मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज के हिसाब से, की अलायंस पार्टनर्स और कॉम्बिनेशन ऑफ दीज। हम जो की हमारे पार्टनर्स हैं उसको हम इन पैरामीटर पे सिलेक्ट करते हैं और बाज़ दफा हम उसके अंदर कंबाइन भी करते हैं चीजों को। हम उसको एरिया के हिसाब से भी देखते हैं, उसको इंडस्ट्री के हिसाब से भी देखते हैं, ताकि हमें जो भी चीजें मिल रही हैं, हमारा इनटेक जो है, जो हमारे सप्लाईज हैं, वो बेहतर से बेहतर हो। देन फैसिलिटेट द डिसेमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन किस तरह से आगे पास होना। Alliance generating and management and development information should be centrally controlled हो, साइलोस में नहीं हो इंफॉर्मेशन, सेंट्रलाइज हो इंफॉर्मेशन, सेंट्रलाइज हो, आपके पास सेंट्रलाइज इंफॉर्मेशन है और आप अपने सप्लायर को और उसके सप्लायर को वो सेंट्रलाइज इंफॉर्मेशन दे रहे हैं इसके अंदर। और ये कंट्रोल कैसे कर रहे हैं? अवेलेबल थ्रू इंटरनल वेबसाइट, आपके अंदर की वेबसाइट्स हैं, पम्फलेट्स हैं, इंटरनल एक्सपर्ट्स हैं और वर्कशॉप्स हैं। उससे आप अपनी इंफॉर्मेशन जो है अपने सप्लायर को भी दे रहे हैं और उसके सप्लायर को भी दे रहे हैं। उसको भी आप अपनी वर्कशॉप्स में, ट्रेनिंग्स के अंदर उसको भी इनवाइट कर रहे हैं, जो आपके सप्लायर का सप्लायर। देन एलिवेट द इंपॉर्टेंस ऑफ द अलायंस फंक्शन। असाइन अ डायरेक्टर और वाइस प्रेसिडेंट, यानी एक सीनियर बंदा आपको इस अलायंस का जो प्रोग्राम है, आपको इसके लिए एक सीनियर बंदा आपको हायर करना होगा, जो इसको शेयर करेगा, जो इस सारे सिलसिले को चलाएगा। सो वो रिपोर्ट किसको करेगा? टॉप मैनेजमेंट को करेगा। हाईली सीनियर और इफेक्टिव बंदा होगा वो, ताकि आपके सारा सिलसिला जो है, सारा काम सही चलता रहे। इस्टेब्लिश कंसिस्टेंट प्रोसीजर्स फॉर अलायंस प्रोग्राम थ्रू द ऑर्गेनाइजेशन। ये पूरा आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक कंसिस्टेंटली ये प्रोग्राम चलता रहेगा और एक सीनियर बंदा इसको चलाएगा, एक सीनियर बंदा इसको लुक आफ्टर करेगा, जो इस कमेटी और मैनेजमेंट के अंदर डायरेक्ट, टॉप मैनेजमेंट में डायरेक्ट लिंक होगा। Then fourth step is provide continuous evaluation of alliance performance, visibility and support। यानी इसकी जो कंटिन्यूअसली एवेल्युएट भी करेगा इसको, इसकी परफॉर्मेंस को, अलायंस की परफॉर्मेंस को, ये जो पार्टनरशिप है इसकी
परफॉर्मेंस को भी देखेगा और उसको जो है वो सपोर्ट भी करेगा उसका। सो मैनेजमेंट कैन इंक्रीज द वैल्यू and acceptance of alliance programs when successes are made visible to the firm's lower level managers and employees। यानी lower levels of employees और managers से लेके और ऊपर तक जो है ये सारी चीजें सबके लिए एक्सेप्टेबल हो और सब जो है इसके अंदर इन्वॉल्व हो, सब उसको बाय हार्ट अपने दिल से उसे एक्सेप्ट करें और उसको चलाए रखें। क्योंकि अगर कहीं रिएक्शन होता है, कहीं रेसिस्टेंस होती है, अगर कोई ओन नहीं करता तो उसके रिजल्ट्स नहीं आते। सो अलायंस मैनेजमेंट रिक्वायर्स रिसोर्स एंड ऑनगोइंग इवैल्यूएशन। इसको रिसोर्सेज भी चाहिए इनको काम करने के लिए। इसकी जो कमेटी है इसको रिसोर्सेज भी चाहिए होगी, ह्यूमन पावर भी चाहिए होगी, फाइनेंशियल सपोर्ट भी चाहिए होगी, मुख्तलिफ सपोर्ट्स चाहिए होंगे इसको। और उसके बाद फिर इसकी जो ऑनगोइंग इवैल्यूएशन है इसके लिए इनको रिसोर्सेज चाहिए। उसके बाद फिर हम आ जाते हैं यूज ऑफ ई प्रोक्योरमेंट सिस्टम। इसके अंदर ई प्रोक्योरमेंट सिस्टम बहुत ज्यादा इन्वॉल्व है, RFID बहुत ज्यादा इन्वॉल्व है, थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक इसके अंदर इन्वॉल्व है, इसके अंदर जो है वो वेंडर मेंटेन इन्वेंटरी इन्वॉल्व है। ये बहुत सारे सिस्टम्स हैं जिस पे इंशाल्लाह हम आगे बात करेंगे। सो प्राइमरी बेनिफिट्स क्या है इसके ई प्रोक्योरमेंट में? कॉस्ट सेविंग है। कॉस्ट सेव होगा ना, अगर आप उसके अंदर मैनुअल पेपर वर्क नहीं करेंगे तो कॉस्ट सेविंग होगी। फ्री अप टाइम टू कंसंट्रेट ऑन कोर बिजनेस। जब आपके एम्प्लॉइज को, आपके कोलीग्स को जब टाइम बचेगा तो वो जो आपकी कोर बिजनेस एक्टिविटीज हैं उस पर ज्यादा फोकस करोगे ना, उस पर ज्यादा कंसंट्रेट करोगे और उसे ज्यादा इंप्रूव करने की कोशिश करोगे। So e-procurement systems enable the concentration of a large volume of small purchases with a few suppliers in electronic catalog which are made available to the organization's user। यानी हम उसके अंदर बहुत सारे सप्लायर्स के साथ फिर काम नहीं करते, हम कम सप्लायर्स के साथ काम करते हैं। सप्लाई चेन का कहना यह है कि आप अपने सप्लायर्स को कम से कम करें, लेकिन आपकी जो कोर चीज है वो किसी एक सप्लायर से नहीं ले, एक से ज्यादा सप्लायर से ले और वो किसी और एरिया के अंदर हो। आपका जो दूसरा सप्लायर है वो किसी और एरिया में या किसी और मुल्क में, किसी और शहर में, ताकि इसके पास अगर आपके प्रॉब्लम आए तो आपका काम बंद ना हो जाए। आप अगर एक ही सप्लायर लेते हैं, एक ही लेते हैं, अगर उसके यहाँ प्रॉब्लम आता है तो आपकी जो कोर जो मटेरियल है वो आपको सप्लाई नहीं होगा, आपकी प्रोडक्शन रुक जाएगी। इसलिए आपको जो सप्लाईज हैं वो एक तो कम लोगों से लेनी है कि आप अच्छे लोगों से काम करें, कम से कम लोगों से काम करें, उसके साथ मॉनिटरिंग और उसके साथ कोऑर्डिनेशन आपकी बेहतर हो सके, जिस तरह टोयोटा करता है। जनरल मोटर्स के जो है वो कुछ तकरीबन 3,500 सप्लायर्स हैं और टोयोटा के सिर्फ 168 सप्लायर्स। उसके साथ बेहतर कोऑर्डिनेशन कर सकता है ना, वो 168 के साथ 3,500 के साथ इतनी अच्छी कोऑर्डिनेशन नहीं हो सकती। तो आप अपने सप्लायर्स को, नंबर ऑफ सप्लायर्स को कम से कम करते जाएं, तो इसके अंदर आपको एक फायदा ये होगा, आप जस्ट इन टाइम की तरफ अप्रोच करेंगे। दूसरी बात ये होगी कि आप उनको इम्प्रूव करते रहेंगे, बेहतर करते रहेंगे। जैसे हमारी जो ऑटो इंडस्ट्री है वो कम से कम वेंडर्स के साथ काम करती है और उन्हें इम्प्रूव करती चले जाती है अपने एक्सपीरियंस से, अपने नॉलेज से, और जो भी फ्यूचर की चीजें वो उनको बताती रहती है कि किस तरह से अब होगा, प्रोजेक्ट में क्या तब्दीलियां करनी होंगी, प्रोसेस में क्या तब्दीलियां करनी होंगी, प्रोडक्ट में क्या तब्दीलियां करनी, वो उन्हें अपडेट रखता है। तो वो कम लोगों के साथ काम करता है, लेकिन एक जो मेजर आपकी का कंपोनेंट है जिस पे आपकी प्रोडक्शन बेस करती हो, वो कभी एक सप्लायर से नहीं लेना चाहिए, एक से ज्यादा से लेना चाहिए। और दूसरा सप्लायर उसी शहर का, उसी इंडस्ट्रियल जोन का, उसी इलाके का नहीं हो, दूसरी जगह का हो, ताकि उस इलाके में प्रॉब्लम हो तो आपको सप्लाई की कंटिन्यूटी रहे, आपको सप्लाई के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं हो और आप काम करते रहे। अब उसके बाद हम आ जाते हैं रिवर्स ऑक्शंस। जैसे हम ऑक्शन करते हैं ना, सेल करते हैं, जो ज्यादा से ज्यादा प्राइस देता है हम उसे बेच देते हैं। तो रिवर्स ऑक्शन के अंदर क्या है, हम परचेज करते हैं। जब हम परचेज करते हैं तो ऑक्शन की तरह से हम परचेज करते हैं, जो कम से कम प्राइस देता रहे उसके साथ हम परचेज करते हैं। सब लोग लॉग इन हो जाते हैं,
अपने रेट्स देते हैं और फिर आपस के अंदर वो दूसरा रेट उससे कम देता है, तीसरा उससे कम देता है, इस तरह से होता है। जो सबसे कम वाला रेट है, जैसे सबसे हाईएस्ट प्राइस को हम ऑक्शन के अंदर एक्सेप्ट कर लेते हैं, इस तरह से सबसे कम रेट को हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। सो रिवर्स ऑक्शंस क्या है? सप्लाई सेंटर वेबसाइट एट अ प्री डिजिग्नेटेड टाइम एंड डेट, qualified suppliers try to underbid their competitors and can monitor the bid prices until the session is over। जैसे इंटरनेशनल बहुत सारे हमारे टेंडर्स होते हैं ना, जिसके अंदर हम चीज परचेज कर रहे होते हैं, तो हम प्राइस बढ़ाते चले जाते हैं, चाहे वो मशीनरी हो, कोई प्रोजेक्ट हो, या कोई और चीज हो, या कोई इन्वेस्टमेंट्स हो, तो वो हम उसके अंदर जो है बेहतर से बेहतर प्राइस दिए चले जाते हैं। तो वो उसके बाद जो हाईएस्ट प्राइस होती है उस पर चीज सेल हो जाती है। तो ये रिवर्स है, इसमें हम चीज बेच नहीं रहे, चीज खरीद रहे हैं। तो जिन लोगों के साथ है वो हमारे साथ हमारी वेब पे लॉग इन होंगे, उसके बाद वो अपनी प्राइस देंगे, हम स्पेसिफिकेशन देके उसको पहले अप्रूव करेंगे, उसके बाद वो लोग टेंडर में शामिल हो सकेंगे उनकी कैपेसिटीज और कैपेबिलिटीज के हिसाब से। और उसके बाद फिर जिस तरह से दूसरा देगा, प्राइस कम देगा, तीसरा और कम देगा, तो जो लोएस्ट प्राइस होगी हम उसे एक्सेप्ट कर लेंगे और इस तरह से हम चीजों को खरीदते हैं। ये रिवर्स ऑक्शंस कहलाता है। उसके बाद फिर हम आ जाते हैं रिबार्डिंग सप्लायर्स। हमारे जो फ्रूट ऑफ सक्सेस है, जो हमें बेनिफिट हो रहा है, तो हम उसका बेनिफिट दूसरों को भी प्रोवाइड करते हैं, अपने सप्लायर को भी प्रोवाइड करते हैं और उसके सप्लायर को भी प्रोवाइड करते हैं कि तुम्हारी वजह से ये सेविंग हुई है, तो ये तुम्हारा हिस्सा है। तो हम उसके अंदर उसको वो करते हैं, उसके अंदर उसको अपने बेनिफिट्स में उसको शामिल करते हैं, अपने सप्लायर को भी और उसके सप्लायर को भी। सो ये उसको हम इंसेंटिव देते हैं जो आगे से आगे हम ट्रांसफर करते जा रहे हैं। एंड इट डिपेंड्स ऑन परफॉर्मेंस गोल्स। हमारे गोल्स जो है परफॉर्मेंस के अचीव हो गए, हमें फायदा हो गया, हम उसको वो देते हैं। साइड बाय साइड इसके अंदर एक पनिशमेंट भी है। अगर आपने सही काम नहीं किया, हमारे साथ सही काम नहीं किया, तो हम बिल बैक अमाउंट करते हैं। हम उसके अंदर जो हमारी कॉस्ट आई है आपकी पुअर परफॉर्मेंस की वजह से, जो हमारा नुकसान हुआ है वो, या क्वालिटी आपने खराब दी है तो उसकी वजह से जो नुकसान हुआ है हमारा, वो आपको भी भरना होगा नुकसान। सो हम इसके अंदर जो है इस तरह से हम उसको बिल बैक उसके अंदर करते हैं, फाइन करते हैं। जस्ट इन टाइम के अंदर भी फाइन करता है। जापान जो है वो बड़ा सक्सेसफुल है जस्ट इन टाइम के अंदर। टोयोटा जो है वो $10,000 फाइन करता है पर मिनट। $10,000 फाइन करता है अगर उसको वक्त पर चीज नहीं मिली। वो कहता है अगर 12 बजे चीज चाहिए तो 12 बजने में 5 मिनट पे भी नहीं चाहिए और 12:05 पे भी नहीं चाहिए। 5 मिनट बाद अगर तुम लाओगे तो $50,000 का नुकसान होगा, चाहे तुम्हारी कंसाइनमेंट $500 की है। अगर हम कोई गाड़ी देखें, उस गाड़ी के अंदर अगर हम साइड इंडिकेटर्स देखें तो उसकी वैल्यू क्या होगी? चंद पीसेस लेता ना वो एक वक्त के अंदर, और 4 घंटे से ज्यादा की इन्वेंट्री नहीं रखता, तो वो तो चंद पीसेस लेगा ना उसके साइड इंडिकेटर के जो लाइट कवर है, तो वो तो चंद 100 की होगी ना कंसाइनमेंट। लेकिन 5 मिनट लेट आई तो $10,000 पर मिनट के हिसाब से फाइन करेगा वो। तो उसकी वजह से क्या होगा कि आइंदा उसको वक्त पे, पहले ही उसको पता है कि ये फाइन होना है, तो वो वक्त पर ही सप्लाई करेगा, लेट नहीं करेगा। तो जब उसे जो चीज चाहिए होगी उसे मिलेगी, जस्ट इन टाइम पे वो पहुंच सकता है। और वो बैकआउट यूं नहीं करेगा कि उसे पता है कि इसके अंदर प्रोस्पेक्ट्स हैं, लॉन्ग रन फायदा है। जैसे हमारे बहुत सारी एक्सपोर्ट की कंसाइनमेंट किसी वजह से डिले होती है या कोई चीज सही नहीं जाती, तो हमारा जो एक्सपोर्टर है वो उसके जो भी फाइन्स होते हैं अपने इंपोर्टर के, वो फाइन्स पे करता है, चाहे उसे कितना ही नुकसान क्यों ना हो, क्योंकि उसे पता है कि इन्हीं के साथ मैंने काम करना। और वर्ड ऑफ माउथ के हिसाब से भी उसको प्रॉब्लम आएगा, दूसरों के साथ काम करने में भी प्रॉब्लम आएगा उसके अंदर। सो अब इसके अंदर देखें, स्ट्रेटेजिक सप्लायर एग्रीमेंट अलाउज सप्लायर टू अ शेयर ऑफ द कॉस्ट रिडक्शन। कॉस्ट रिड्यूस हुई है तुम्हारी वजह से, ये तुम्हारा हिस्सा बनता है, तुमको ये बेनिफिट मिलेगा, तुम्हें ये बोनस मिलेगा। मोर बिजनेस एंड और लॉन्गर कॉन्ट्रैक्ट, बिजनेस ज्यादा देंगे हम या उसके साथ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप करेंगे, जिस तरह से वॉलमार्ट कर रहा होता है, जिस तरह से टोयोटा कर रहा होता है, जिस तरीके से जो है अमेजोन कर रहा होता है, जिस तरीके से हमारा लोकल ऑटो इंडस्ट्री कर रही होती है।
सो उसके साथ वो लॉन्ग टर्म रिलेशन करता है। एक्सेस टू इन हाउस ट्रेनिंग सेमिनार्स एंड अदर रिसोर्सेज, जब हमारे यहाँ ट्रेनिंग सेमिनार्स होते हैं, हमारे यहाँ कोई ट्रेनिंग हो रही होती है, तो हम अपने वेंडर्स को भी करा सकते हैं, उसके जो रिप्रेजेंटेटिव, जो उसमें जो लोग फंक्शनल मैनेजर उसके इस काम में जिनको इन्वॉल्व हैं, जिनको इस सेमिनार से या वर्कशॉप से बेनिफिट हो सकता है, तो हम उनको अलाउ करते हैं कि आप इतने बंदे अपने इस फील्ड के या इस डिपार्टमेंट के आप भेज दो, उनको भी हमारे एम्प्लॉयज के साथ ट्रेनिंग मिल जाएगी। देन कंपनी एंड पब्लिक रिकॉग्निशन, हम अपनी कंपनी में भी रिकॉग्नाइज करते हैं, और जो ऑटो सेक्टर है उसके अंदर जो ऑटो इंडस्ट्रीज है वो उनको मुख्तलिफ उसके अंदर अचीवमेंट रिवॉर्ड्स देते हैं। अगर आप कभी ऑटो वेंडर सप्लायर की फैक्ट्रियों पे जाएं तो उनके यहाँ मुख्तलिफ लोगों के वो शील्ड लगी हुई होंगी, उसके अंदर यामा की भी होगी, उसमें होंडा की भी होगी, उसमें सुजुकी की भी होगी, उसमें टोयोटा की भी होगी, सारी कंपनियों की शील्ड उसके अंदर होती है। तो वो एक रिकॉग्निशन देते हैं उनको। हीनो भी इसी तरीके से काम करता है, तो वो एक पब्लिक रिकॉग्निशन भी देते हैं और कंपनी वाइड भी रिकॉग्निशन देते हैं, और एक उसको पब्लिकली भी रिकॉग्निशन देते हैं, क्योंकि उनकी वहां पर शील्ड होती है। आप जाएं तो सीईओ का जो चैम्बर होगा उसके अंदर आपको ये शील्ड्स नजर आएंगी जो उसने अचीव किए होते हैं, जो उसको अवार्ड्स मिले होते हैं, वो वहां रखता है वो उसको। तो ये चीज हम करते हैं, इस तरह से हम उनकी इन्वॉल्वमेंट बढ़ाते हैं।